हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम अभिनव है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोड विचार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कोड को फास्टेस्ट तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि एज ए प्रोग्रामर जब हम कोड से पार्ट लेते हैं तो हमारा एक एक सेकंड मायने रखता है कि हमारी रैंक क्या आएगी। तो उसके लिए ना केवल हमारी कोडिंग स्किल्स एंड लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ये तो ऑब्वियस है कि वो तो मैटर करेंगे ही करेंगे, उनके बिना तो कोड लिखना ही जा सकता है। बट उस कोड को इफेक्टिव वे में फास्टेस्ट तरीके से कैसे लिखा जा सके, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So this video will be regarding that only, and I will share some useful tips and tricks regarding that. So without any further delays, let's get started. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड स्निपेट से। अब जैसे कि हम कोड लिखते हैं तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें हमेशा लिखना पड़ता है, ठीक है, कोड का। लाइक हमने इतना फंक्शन, जैसे कि हमको इतना कोड तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा ना, कि हमने कोई एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, अपना नेम स्पेस देना होगा और एक मेन फंक्शन। ये तो हमें पता है कि हमें हमेशा लिखना ही होता है। तो क्यों ना अगर हम अपने कोड को ये बार बार ना लिख के, इसके लिए हम कोई एक ट्रिगर्ड वर्ड को यूज कर लें, ताकि उसको हम कॉल करने से हमारा पूरा का पूरा कोड ही अपने आप लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए जैसे कि मैंने एक अपना बना रखा है बेसिक नाम से, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे बेसिक को कॉल करूँ तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये बन के आ गया है। तो इससे इतना हेल्प हो गया हमारा कि हमें पूरा का पूरा कोड इतना नहीं लिखना पड़ा है। और यही नहीं, हमें जैसे कि कुछ कुछ एल्गोरिथम्स होती है, लाइक सपोज जैसे सी एल्गोरिथम है, ठीक है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं कि अगर हमें दे रखा है कि 1 से लेके 1000 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी एल्गोरिथम का यूज करेंगे। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल कोड, हम क्या कर सकते हैं, उसका जो हमने पहले से सेव किया हुआ है उसको वो यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे सेव टाइप किया और जैसे मैंने प्रेस किया एंटर, तो यहाँ पे मेरे पास सी एल्गोरिथम लिखी हुई आ चुकी है। तो इस टाइप से मल्टीपल कोड स्निपेट्स बना सकते हैं अपने, जिससे हमारे पास कोड को लिखने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। समझ लेते हैं कि कोड बनाते कैसे हम, ठीक है, कोड स्निपेट। तो अगर आप सबलाइम टेक्स्ट में काम कर रहे हैं तो आपको टूल्स में जाना है, देन यू गो टू डेवलपर एंड देन गो टू न्यू स्निपेट। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा लाइन, तो आपको इसको कमेंट आउट करना है एंड यहाँ पर आपका कीवर्ड आएगा वो वाला जिसको आप ट्रिगर करके अब आपको कोड आ जाए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में टाइप किया था बेसिक, और बेसिक को टाइप करने से मेरे पास पूरा का पूरा वो आ गया था स्ट्रक्चर। तो अब मैं इसको कितना भी बड़ा बना सकता हूँ, अपने स्ट्रक्चर को कितना भी छोटा बना सकता हूँ, वो तो मेरे पर डिपेंड करता है कि मैंने डालना क्या है, ठीक है। अब ट्रिगर वर्ड आप कुछ भी सेट कर लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ भी सेट कर लिया, मैंने कोडिंग सेट कर लिया, ठीक है, फिलहाल के लिए। कि जब मैं कोडिंग टाइप करूंगा तो मेरे पास यहाँ लिखा होगा ना, वो मेरे पास लिखा आ जाएगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ जो भी लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ जो भी यहाँ होगा वो लिखा आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के लिए भी क्या है, आपको पाथ जो है जहाँ पे सेव करना है वो तो अपने आप दिखा देगा, ये फोल्डर वहीं पे खोलेगा। बट सेव करते हुए टाइम को ध्यान रखना है कि सेव एज टाइप आपका ऑल फाइल्स रहे पहले स्टार्टिंग में तो। एंड सेकेंडली, फाइल का नाम कितनी क्या होना चाहिए आपका, आपका फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोडिंग कीवर्ड लिया तो मैंने कोडिंग से ही सेव कर दिया, ठीक है। कोडिंग इसका फाइल का नाम है। बट उसका जो एक्सटेंशन है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन है आपका हमेशा डॉट सबलाइम हाइफन स्निपेट होना चाहिए, ठीक है। डॉट सबलाइम हाइफन स्निपेट होना चाहिए। मैंने जैसे इसको सेव किया, ये सेव हो चुका है। एंड अब जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूंगा क्या, कोडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे क्या टाइप करा, कोडिंग टाइप करा, तो मेरे पास ये लिखा आ गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा ना, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास जो भी यहाँ पे कोड होगा, ठीक है, वो सब कुछ सबका सब कुछ क्या है, इस कोडिंग को कॉल करने से मेरे पास वो कोड लिखा हुआ जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे सेव करा इस चीज को, मैंने अगली बार दोबारा कॉल किया जब कोडिंग को, तो ये पूरा का पूरा कोड मेरे पास लिखा आ गया है। तो इस तरह से हम जितने मेरे पास बार बार यूज में आने वाले फंक्शंस, कीवर्ड्स, स्निपेट्स, टेम्पलेट्स हैं, उनको हम सेव कर सकते हैं एंड कोडिंग स्निपेट की मदद से, मतलब कि ट्रिगर वर्ड की मदद से कॉल कर सकते हैं उनको। तो ये फायदा हो गया इसका। अब हम समझते हैं क्या कि मैक्रोस का कैसे यूज करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं मैक्रोस को। तो मैक्रोस से भी हमारे पास काफी यूजफुल रहता है कि हमारे पास कुछ एक प्री डिफाइंड, मतलब पहले से फंक्शन डिफाइन हो रखा है, तो उसको हम कम से कम लाइन में, मतलब कम से कम कुछ छोटे से कीवर्ड की मदद से दोबारा से लिख सकें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपना एक टेम्पलेट कॉल करूं श्री नाम से, मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिखा है अपना, ठीक है, पूरा, मतलब ये यूज किया हुआ है। तो अगर जैसे कि मेरे पास एक मैक्रोस मैंने डिफाइन करके है पहले से यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, उसमें मेरे पास उसमें पुश बैक फंक्शन, ठीक है, पुश बैक का मेथड है एक, ठीक है, वेक्टर का। तो पुश बैक पॉक बैक मेरे को बार बार ये यूज में आते हैं। सेट मेन सेट बार बार यूज में आता है। मेरे पास एक डेटा टाइप होता है लॉन्ग लॉन्ग, वो भी काफी बार यूज आता है। तो मेरे को इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग लॉन्ग, मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, एल लिख सकता हूँ उसकी जगह पे। तो ये फायदा है हमारे पास मैक्रोस का। तो जैसे कि अगर आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं मैं, तो क्या होगा, अगर मेरे पास एक एल टाइप का इंटीजर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल एन लिख सकता हूँ। मैं इसको इनपुट लूंगा सी इन एन एन,
नाउ अब मैं क्या करना चाहूंगा कि अगर मैं बनाना चाहूँ कि मेरे पास एक 2D वेक्टर बन जाए n क्रॉस n का, तो अगर मैं नॉर्मल मेथड से ट्राई करूंगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा क्या, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एंड देन लिखना होगा v ऑफ n। अब देखो इससे क्या होगा कि एक वेक्टर ऑफ 2D वेक्टर बन चुका है और उसका नाम क्या है, v है। उसकी हर एक रो में n आ चुका है एंड उसकी हर एक रो में क्या होगा अगेन, अब यहाँ पे क्या आता है, इनिशियलाइज जिससे करते हैं, तो हर एक रो में एक अगेन वेक्टर होगा, तभी क्या कराएगा, 2D वेक्टर कराएगा, यानी कि वेक्टर के अंदर वेक्टर इज अ 2D वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि अब उसके अंदर हम क्या इनिशियलाइज करेंगे, एक 2D वेक्टर इनिशियलाइज करेंगे, मतलब एक वेक्टर इनिशियलाइज करेंगे जिसका साइज क्या होगा, अगेन n होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक 2D वेक्टर बन चुका है ऑफ साइज n क्रॉस n। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको डिबग कराऊंगा, अब देख डिबग के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, डिबग कैसे काम करता है ये वाला। अब देखो ये मेन फंक्शन कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 है तो while लूप में 1 जाएगा, while लूप एक बार चलेगा, टास्क फंक्शन कॉल होएगा एंड टास्क फंक्शन के अंदर सी इन में क्या लेगा, n लेगा, यानी कि n की वैल्यू 3 जाएगी। अब रन करते हैं इसको, तो ये हमारे पास सही से रन हो चुका है और यहाँ पे देखो एक ही वेक्टर बना है v नाम से, उसके अंदर भी क्या है, वेक्टर्स है। ठीक है, ये एक रो एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, यानी कि वेक्टर ऑफ वेक्टर बन चुका है एंड इसका साइज कितना हो गया, 3 क्रॉस 3 बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 2D वेक्टर बन जाएगा ऑफ साइज 2 क्रॉस 2। ठीक है, बन चुका है। अगर मैं इसको मैक्रोस का जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है मैं इसकी वजह से लिखूं, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ कि वी वी आई ऑफ वी एंड एन क्रॉस वी आई ऑफ एन। ठीक है, तो इतने लिखने से मेरे पास वही काम करेगा जो ऊपर लिखा था मैंने। ठीक है, वो भी यही काम कर रहा है। लाइक मैं अगर यहाँ पे 1 लूँ या फिर 3 लूँ अगेन और उसको रन करूँ तो ये भी यही काम कर दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, कितना कोड इजी बन पा रहा है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर रखा है, ऊपर डिफाइन किया मैंने क्या, यस। ठीक है, अगर मैं जब मैं यस यस लिखूंगा तो सी आउट ऑफ यस एंड बैक नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा मेरे पास कर्सर, तो यस लिखने से क्या होगा, यहाँ पे यस लिखा आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट में। ठीक है, यस आ गया। मैं यहाँ पे नो लिखूंगा तो नो लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड अगर मेरे पास कहीं कहीं क्वेश्चन में होता है कि मेरे को आउटपुट में यस या नो ये लिखना होता है, तो मेरे को सी आउट यस अंडर मतलब कि एंडल ना लिखना पड़े, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ यस लिखूंगा, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, ये इसका एक फायदा है। तो ये फायदा हो गए मैक्रोस के। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम समझ लेते हैं डिबगर का यूज। तो डिबगर यूज कहाँ पे आता है, जैसे कि हमें कोई कोड में हमारी गलती हो रही होगी, ठीक है, हमें चेक करना होता है उसको प्रिंट करा के, तो जनरली लोग क्या करते हैं, सी आउट यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कुछ चेक करना है कि एट दिस पॉइंट मेरे पास इसमें क्या वैल्यूज है, तो मैं क्या करूंगा, बंदे क्या करेंगे, फॉर लूप चला दूंगा, प्रिंट करके देख लूंगा, तो मेरे पास जो stdin में आउटपुट में आएगा वो मेरे पास पता लग जाएगा कि इसके उस एट दैट टाइम क्या वैल्यूज है। बट ये काफी बेकार चीज है कि अब क्या होगा इससे, अब देखो इससे ये होगा कि जब भी मेरे को मैं सबमिशन करूंगा ऑनलाइन तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को ये जो स्टेटमेंट है फॉर लूप का जो कि प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जो मैं प्रिंट करने के लिए लिखूंगा यहाँ पे आउटपुट के लिए, ठीक है, वो मेरे को हटाना पड़ेगा अगर मैं बीच में चेक करने के लिए जस्ट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ डिबग का, तो डिबग क्या यूज करता है, एक ऑनलाइन जज नाम से एक ये चीज है, एक फ्लैग की तरह काम करता है। तो ये बताता है कि हमारे पास अगर ऑनलाइन सबमिशन हो रहा होगा तो ये इसमें फाइल वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रीड एंड राइट को स्विच करता है बिटवीन फाइल एंड stdin। ठीक है, तो अब इसकी डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बट इसका जो इम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं, इसका यूज समझ लेते हैं कि क्या होता है। इससे क्या होगा कि ये एक सी आर आर, जैसे कि हम सी आउट यूज करते हैं, सी ई आर आर से क्या होगा कि मेरे पास जो मैंने यहाँ पे ये फाइल खोली हुई है, मैंने क्या खोली हुई है, मैंने ये वाली फाइल, मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं फाइल का काम कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल में इनपुट आउटपुट रीड राइट वाला काम कर रहा हूँ, मैंने ये फाइल बना रखी है आउटपुट एफ डॉट आई एन एंड एरर डॉट टी एक्स टी। तो एरर डॉट टी एक्स टी में मेरे पास वो वाला टेक्स्ट आएगा जो कि मैं डिबग से लिख रहा हूँ, एंड जो मैं सी आउट सी इन से लिख रहा हूँ वो मेरे पास सी इन तो खैर इनपुट लेता है, इनपुट सी इन से यहाँ पे काम होगा। ठीक है, इनपुट जो लिया जाएगा उस वाली फाइल से आएगा, आउटपुट सी आउट से जो होगा वो यहाँ पे आएगा, एंड जो मैं डिबग से यूज करूंगा यानी कि सी ई आर आर से यूज करूंगा, तो जो सी ई आर आर से लिखूंगा वो इस वाली फाइल में आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं जैसे कि लिखता हूँ, मैंने अगर यहाँ पे लिखा सी ई आर आर हेलो, ठीक है, अगर मैंने ये लिखा और ये डिबग हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ओके, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं करा था। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो लिखा आ गया, यानी कि जब मैं सी ई आर आर से यूज करूंगा वो यहाँ पे लिखा आएगा, एंड अगर मैं सी आउट से यूज करूंगा, ठीक है, यही चीज मैं अगर सी आउट से यूज करूँ तो
और हेलो यहाँ पे क्या कर दूँ, 2 करूँ, तो हेलो 2 कहाँ पे लिखाएगा, आउटपुट एफ में लिखाएगा, आउटपुट एफ डॉट इन में। तो इससे मदद क्या हो पा रही है हमारे पास, मेरे को जब मैं कोई कोड को मेरे को चेक करना है कि एट दिस पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, जिसकी हमने यहाँ पे चेक किया था, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं पूरा का पूरा फॉर लूप चलाऊंगा एंड फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके इनिशियलाइज करूंगा कि आई प्लस प्लस जाए, फिर उसके अंदर एक नेस्टेड लूप लिखूंगा, जे का लूप चलाऊंगा। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक काफी बड़ी चीज प्रिंट करानी है, यानी कि अगर मैप भी है, ठीक है, अगर हमने एक मैप ले रखा है, मैप ऑफ इंट ले रखा है, ठीक है, मैप ऑफ इंट कोमा इंट ले रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैप बना दिया है, जैसे कि अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाली है कुछ, ठीक है, उसमें अंदर। तो इससे क्या होगा कि जब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को इंस्टेड ऑफ राइटिंग की ऑटो लिखूंगा, एम लिखूंगा एंड एम पी लिखूंगा, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी आउट एम डॉट फर्स्ट स्पेस एम डॉट सेकेंड। ये तो हो गया क्या, नए अप्रोच, मतलब कि जो हम नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मली लिखने का तरीका हो गया चेक करने का कि उसमें है क्या क्या, तो इन्हें यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है। बट अगर मैं यहाँ पे डिबग का यूज करता हूँ, तो मेरे को सिर्फ क्या लिखना होगा, डिबग, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया एमपी, यानी डेटा टाइप का नाम पास कर दिया, तो जो भी डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे एरर डॉट टेक्स्ट में शो कर देगा। लाइक यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ये वाले पेयर्स है, तो उसने यहाँ पे शो कर दिया है। अब इसका कोड यहाँ पे हम डिफाइन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज करेगा, टेम्पलेट की मदद से काम हो पा रहा है ये, ठीक है, ये काम हो पा रहा है टेम्पलेट की मदद से। तो टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इन सी प्लस प्लस, उसमें एक एसटीएल में यूज आता है, ठीक है। तो एक ये सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे, तो बेसिकली मोटिव क्या था इसका, ये इसका मोटिव है कि अगर हमें कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है कंटेनर की या फिर किसी वेरिएबल की, जैसे कि हमने अगर डिबग ऑफ एन करा, डिबग मैंने एन करा, मेरे को जानने की एन की वैल्यू क्या है, तो ये एन की वैल्यू प्रिंट करके देगा कि एन इक्वल टू 3 है। तो ये डिबग का काम है। अब देखो अगर मैं इसको ऑनलाइन सबमिशन भी करूंगा ना, तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे को, ठीक है। मेरे को ये हटाने की जरूरत नहीं है, इसको कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एज इट इज सबमिट करूंगा तभी मेरे पास कोड वैलिड आएगा, अगर मेरे आंसर सही है। अब तक हमने देखा कि कोड स्निपेट हमने देख चुके हैं, हम देख चुके हैं डिबग का यूज करना, एंड हम देख चुके हैं मैक्रोस का यूज करना। अब हम समझ लेते हैं कि रेंज बेस्ड लूप्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स उनका यूज कैसे आता है। अब जैसे कि कई बार हमें लिखना पड़ता है कि एक फंक्शंस के बारे में, कि हमें सारा फंक्शन की वैल्यू प्रिंट करानी होती है, फिर उनकी कुछ काम करना होता है। तो हम क्या लिखते हैं कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, और फिर हम क्या लिखेंगे कि सी आउट ऑफ वी आई। तो हम जनरली क्या लिखेंगे, ये कोड लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सारे जितने भी इसमें वेक्टर्स में वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। बट अगर इसी काम को हम रेंज बेस्ड फॉर लूप से काम करें, तो उसको हमें क्या करना होगा कि फॉर ऑफ इंट वेल, यानी कि कुछ भी डेटा टाइप जो उसका आएगा, यानी कि हमें यहाँ पे इंट वो पास करना होगा जो इसका इसके अंदर डेटा टाइप है, ठीक है। इस वेक्टर का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा, वेक्टर का नाम। अब वेक्टर भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या सिंपली क्या करेंगे, सी आउट ऑफ वेल, ठीक है। तो ये एक सिंपल बन चुका है हमारे लिए, ठीक है, ये हमारे लिए काफी सिंपल बन चुका है करने के लिए। अब इसमें भी एक चीज क्या आ जाएगी, अगर हमारे पास इससे ये इंट जो है ये अननोन है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पे, हम लिख सकते हैं ऑटो, ठीक है। हमने क्या लिखा, ऑटो लिखा, तो ऑटो क्या करेगा, जो भी इसका डेटा टाइप होगा, अगर इसके अंदर डेटा टाइप में वेक्टर है, या फिर इसके डेटा टाइप में स्ट्रिंग वैल्यू है, या फिर एक इटरेटर है, जो भी यहाँ पे होगा ये उसको अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा एंड वो उस टाइप का डेटा टाइप की तरह एक्ट करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फॉर ऑटो, मैं लिखता हूँ क्या, फॉर ऑटो वैल ऑफ एन, ठीक है, इन एन, ठीक है, ये करता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला ऑटो किस तरह काम कर रहा है, इंट की तरह काम कर रहा है। अगर सॉरी यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, अगर इंट। अब हम देख लेते हैं कि जो रेफरेंसेस होते हैं ना, कि अगर मान लें कि ये रेफरेंसेस का मिस्टेक क्या करते हैं जनरली कोडर्स। तो जैसे कि अगर हमको कोई कोड लिखना ही है, ठीक है, हमें कोड लिखना है, हमने लिखा है कि फॉर इंट वेल इन वी, ठीक है, हमने उसके सारी वैल्यूज को एक्सेस कर लिया है रेंज बेस्ड लूप से। अब क्या होगा कि हम चाहेंगे कि उसकी वैल्यूज में अपडेशन हो जाए, कि वेल प्लस प्लस हो जाए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये एक कॉपी हुई है, ठीक है, जो इसकी वैल्यूज है वो यहाँ पर आके कॉपी हुई है, हर एक वैल्यू बार बार कॉपी हो रही है, कि जो पहली बार जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा वो एक बार कॉपी हुआ वेल में, देन यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर हम कॉपीड वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगली बार हम जब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इसी सेम चीज को, तो जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी प्रीवियसली वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में नो चेंज होगा, ठीक है, इस चीज में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे चेंज लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमको रेफरेंस यूज करना होगा, यानी कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली, मतलब कि पूरी पूरी वैल्यू कॉपी ना हो, बल्कि उसकी एक
वर्चुअल कॉपी यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यानी कि एक एलाइस की तरह काम करेगा वेल, यानी कि वो बात उसी की कर रहा है बट ये वेल की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे वेल प्लस प्लस करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी एक्चुअल वैल्यू में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये यूज किसका होता है, ये रेफरेंस का यूज होता है। सो आई होप आई हैव मेड यू क्लियर। सो ये इस वीडियो में इतना ही था। अब अगली वीडियो में हम कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में यूज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।